हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट, जो कि लिखा फरीदा मैकफेडन है, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 58। तो चलिए शुरू करते हैं। नीना, कुछ गलत हो चुका है। जैसे ही मैं एंड्रयू के घर के सामने पहुंचती हूँ, मुझे फौरन एहसास हो जाता है इस घर के अंदर कुछ खौफनाक हुआ है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। मैंने एक शर्त पर यहाँ वापस आने पर इत्तेफाक किया था। एंजो को सिसी के साथ रहना था और अपनी जान पर खेलकर इसकी हिफाजत करनी थी। दुनिया में कोई और शख्स नहीं जिस पर मैं अपनी बेटी के हवाले से भरोसा कर सकूं, और इस शहर की बहुत सी औरतों को जानती हूं, और इनमें से हर एक मेरे शौहर की चालाकियों में आ चुकी हैं। मैं किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती कि वो इसे मेरे शौहर के हवाले ना कर दे, लेकिन इसका मतलब है कि मैं यहाँ अकेली हूँ। आखिरी बार मैं यहाँ एक हफ्ता पहले आई थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सदी गुजर गई हो। मैं गेट के बाहर सड़क पर मिली की गाड़ी के पीछे पार्क करती हूँ। मैं इसकी गाड़ी के पीछे झुकती हूँ और वो सुर्ख निशान देखती हूँ जो एंजो ने इसके टायर पर बनाया था। वो अभी मौजूद है। क्या ये बिल्कुल वही है जहाँ कल और इससे पहले के दिन था? मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। नीना, क्या ये तुम हो? ये सुजैन है। मैं सीधी खड़ी हो जाती हूँ और मिली की गाड़ी से पीछे हटती हूँ। वो फुटपाथ पर खड़ी है, अपना सर हैरत से एक तरफ झुकाए मुझे देख रही है। जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था तो वो हड्डियों का ढांचा लग रही थी, मगर अब लगता है कि वो मज़ीद कमज़ोर हो चुकी है। नीना, सब कुछ ठीक तो है? सुजैन पूछती है। मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराहट अपने होठों पर सजा लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक होगा। हमें दूसरे दिन दोपहर का खाना साथ खाना था, लेकिन तुम आई ही नहीं, तो मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई थी। ओह हाँ, मेरी सुजैन के साथ वीकली लंच मीटिंग्स। अगर इस ज़िंदगी में कोई एक चीज़ है जिसकी मुझे कमी नहीं महसूस होगी तो वो यही है। माजरत, शायद मैं भूल गई। सुजैन होंठ भेज लेती है। मैं कभी नहीं भूलूंगी जब मैंने एंडी के किए हुए जुल्मों का एतराफ़ किया था और सुजैन ने हमदर्दी से सर हिलाया था, फिर पीठ फेर कर मुझे धोखा दिया था। इसने मेरी बजाय इस पर यकीन किया था। ऐसा धोखा कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैंने एक खौफनाक अफवाह सुनी है। वो कहती है, मुझे सुनने में आया है कि तुमने घर छोड़ दिया है। क्या तुम एंडी से अलग हो गई हो, या फिर वो कि इसने मुझे नौकरानी के लिए छोड़ दिया? मैं सुजैन के चेहरे के तासुरात देखती हूँ और फौरन समझ जाती हूँ कि मैंने ठीक निशाना लगाया है। पूरे शहर में हमारे बारे में चहमगोइयाँ हो रही हैं। अफसोस ये सच नहीं है। अफवाहें एक बार फिर गलत साबित हुई। मैं तो बस सिसी को इसके कैंप से लेने गई थी, बस। ओहो, सुजैन के चेहरे पर लम्हे भर के लिए मायूसी नजर आती है। वो मजीद चटपटी गपशप की उम्मीद कर रही थी। खैर, ये जानकर खुशी हुई मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद थी। फिक्र की कोई बात नहीं। मेरे गाल इतनी ज़्यादा मुस्कुराहट से दुखने लगे हैं। अब मैं लंबे सफ़र के बाद आई हूँ, तो अगर तुम इजाज़त दो। सुजैन मुझे घूरती रहती है जब मैं वॉकवे पर चलते हुए अपने दरवाजे की तरफ बढ़ती हूँ। मुझे मालूम है कि इसके दिमाग में बहुत से सवालात घूम रहे होंगे, जैसे अगर मैं वाकई सिसी को कैंप से लेने गई थी तो वो कहाँ है, और मैंने गैराज में गाड़ी पार्क करने की बजाय सड़क पर क्यों खड़ी की। लेकिन मेरे पास इस जालिम औरत को वजाहत देने का वक्त नहीं है। मुझे ये मालूम करना है कि मिली और एंडी के साथ क्या हुआ। मेरे घर की पहली मंजिल अंधेरे में डूबी हुई है। चूँकि आखिरी बार जब मैं यहाँ थी, एंडी ने मुझे अपने घर से निकल जाने को कहा था, इसलिए मैं अंदर घुसने के बजाय पहले दरवाजे की घंटी बजाती हूँ और फिर इंतज़ार करती हूँ कि कोई मुझे अंदर आने दे। 2 मिनट गुजर चुके हैं और मैं अब भी वहीं खड़ी हूँ। आखिरकार मैं अपने पर्स से चाबियों का गुच्छा निकालती हूँ। मैंने यह हरकत बेशुमार बार की है। चाबियाँ पकड़ना, वो तांबे की चाबी तलाश करना जिस पर लेटर ए कंधा है, और इसे ताले में लगाना। मेरे साहब का घर का दरवाज़ा धीरे से खुल जाता है। ये कोई हैरत की बात नहीं है कि घर के अंदर अंधेरा है। मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। एंडी, मैं पुकारती हूँ। कोई जवाब नहीं आता। मैं गैराज के दरवाजे की तरफ बढ़ती हूँ और इसे धकेल कर खोलती हूँ। एंडी की BMW वही खड़ी है। यकीनन इसका ये मतलब नहीं कि एंडी और मिली ने कहीं जाने का मंसूबा नहीं बनाया। वो दोनों टैक्सी लेकर लगार्डिया जा सकते थे। एंडी आमतौर पर यही करता है। शायद इन्होंने अचानक कहीं छुट्टी पर जाने का फैसला किया हो, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास है कि ऐसा नहीं हुआ। एंडी, मैं इस बार बुलंद आवाज़ में पुकारते हुए कहती हूँ। मिली। खामोशी। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ती हूँ। मैं ऊपर झांकती हूँ, किसी भी हरकत का पता लगाने की कोशिश करती हूँ। मुझे कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ कोई मौजूद है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करती हूँ। मेरे पैर काँप रहे हैं और यह हकीकत है कि वो मेरा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं रुकती नहीं। मैं चलती रहती हूँ जब तक कि मैं दूसरी मंजिल पर नहीं पहुँच जाती। एंडी, मैं हलक में अटकी घबराहट को निगलती हूँ। प्लीज़, अगर यहाँ कोई है तो जवाब दे दो। जब कोई जवाब नहीं आता तो मैं कमरों की तलाशी लेना शुरू कर देती हूँ। मास्टर बेडरूम खाली, गेस्ट रूम खाली, सिसी का कमरा खाली, होम थिएटर भी खाली। अब सिर्फ एक ही जगह बाकी बची है। एटिक की सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हुआ है। हमेशा से इन सीढ़ियों में रोशनी बहुत कम रही है। मैं रेलिंग को मजबूती से पकड़ती हूँ और सीढ़ियों के ऊपर देखती हूँ। कोई वहाँ है, मुझे यकीन है।
ملی یقیناً اندر قید ہے. اینڈی نے اس کے ساتھ ایسا ضرور کیا ہوگا. لیکن اینڈی کہاں ہے؟ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو اس کی گاڑی یہیں کیسے کھڑی ہے؟ میرے پیر بمشکل میرا وزن سنبھال رہے ہیں. جب میں 14 سیڑھیاں چڑھ کر ایٹک کی لینڈنگ تک پہنچتی ہوں. ہال وے کے آخر میں وہ کمرہ ہے جہاں میں نے اپنی شادی کے دوران بے شمار خوفناک دن گزارے تھے. کمرے کے نیچے سے روشنی جھلک رہی ہے. فکر مت کرو ملی، میں زیر لب کہتی ہوں. میں تمہاری مدد کرنے والی ہوں. اینزو بالکل صحیح تھا. مجھے اسے یہاں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن میں غلط تھی. اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا، اس کی ذمہ داری میرے سر پر ہے. بس میں دعا کرتی ہوں کہ وہ محفوظ ہو. مجھے اسے یہاں سے نکالنا ہوگا. میں جلدی سے اپنے پرس میں سے ایٹک کے دروازے کی چابی نکالتی ہوں. چابی کو تالے میں لگاتی ہوں اور دروازے کو دھیرے سے کھلنے دیتی ہوں.